ओके, चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? आरुष, श्रिया, सानिका, SL, परफेक्ट। चलिए क्या पढ़ रहे थे अपन? कंसिडरेशन, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन अपन ने चालू किया था। उसमें का लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन अपन ने चालू किया था। उसमें से पहला पॉइंट देखा था, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के बोलने पर कंसिडरेशन मूव होना चाहिए, तभी वो वैलिड कंसिडरेशन रहेगा। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या बोल रहे हैं वो? कंसिडरेशन दो पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए और बी, तो कंसिडरेशन हमेशा ए टू बी एंड बी टू ए, ये दो पार्टीज के बीच में ही रह सकता है क्या? नहीं। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑल्सो, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। थर्ड पार्टी कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। मतलब ए गया बी के पास में कार खरीदने के लिए, बी ने बोला कितने की कार है? 30 लाख की। ओके, ए ने क्या देखा? ए ने पहले उसके साथ बोल दिया हाँ ठीक है 30 लाख मैं खरीद लेता हूं। बाद में देखा तो अकाउंट में कितने थे? 30,000। तो उसने क्या बोला? सी को, अपने फ्रेंड को बोला कि भाई अभी के लिए तू बी को पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन रहेगा। थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन मूव हो सकता है। कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर जो है एक थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकता है, बट एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज एनफोर्स नहीं कर सकता। वो कोई राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब ए एंड बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वहां पर सी ने कंसिडरेशन दिया, वो ठीक है, बट ए और बी में किसी ने कोई ब्रीच किया तो उनपे केस वगैरह थर्ड पार्टी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इससे एक रिलेवेंट अपना केस लॉ है, चिनैया वर्सेस रमैया। इसमें क्या हुआ था, एक लेडी थी मिस ए समझ लो, उसने अपने बेटी को बी को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, बट क्या बोला बी को कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रही हूं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रॉमिस कि तू हर महीने अपने अंकल को जो है, सी को, अंकल को, मैटरनल अंकल, मामा को अपने पैसे देती रहेगी कुछ अमाउंट। बी ने बोला ठीक है, ए ने ये अमाउंट दे दिया बी को। ओके, अब बी हर महीने सी को कुछ कुछ अमाउंट दे रही थी। ए की बाद में डेथ हो गई, बी ने थोड़े टाइम तक तो अंकल को पैसे दिया, उसके बाद में पैसे देना बंद कर दिया। अंकल कोर्ट में चले गए, कोर्ट में बी ने क्या बोला? बोले मैंने पैसा इसलिए देना बंद कर दिया क्योंकि अगेंस्ट में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, देयर इज नो कंसिडरेशन इन रिटर्न। कोर्ट ने उसको क्या बोला? अरे बाउली, तेको तेरी मम्मी ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देके गई थी, राइट? थर्ड पार्टी से तेको वो कंसिडरेशन मिला था, जिसके बदले तेको यहां पर कंसिडरेशन देना था अपने अंकल को। दिस वॉज अ वैलिड कंसिडरेशन। थर्ड पार्टी से मिला हुआ भी वो कंसिडरेशन कंप्लीटली वैलिड रहेगा। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। तीसरा, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है वो एग्जीक्यूटेड भी रह सकता है, एग्जीक्यूटरी भी रह सकता है। एग्जीक्यूटेड मतलब जो कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना कंसिडरेशन परफॉर्मेंस कर दिया है, ए ने पैसे देना था, बी ने कार देना था, दोनों ने दे दिया है, दैट इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी क्या होता है? व्हेन अगर कुछ एक्ट जो है वो परफॉर्म करना बाकी है तो इट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। हो गया है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। और अगर एग्जीक्यूटरी है तो उसको बोलते हैं व्हेन इट कंसिस्ट इन प्रॉमिस। अभी प्रॉमिस हुआ है, अभी एक्चुअल होना बाकी है। एक पार्टी का भी अगर कोई एक्ट बाकी है तो इट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी रह सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है, फ्यूचर भी रह सकता है। इसीलिए अपने को डेफिनेशन में ऊपर नहीं किया, यहां पर आप देखोगे तो क्या था वर्ड्स? हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम
डूइंग, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसमें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या हुआ, आप कोई दुकान पर गए, आपने पैसे दे दिया, सामान ले लिया, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन, कंप्लीटली फाइन, वैलिड। फ्यूचर कंसिडरेशन, आपने अभी प्रॉमिस किया है मैं तेरे को बाद में वो उतने पैसे दूंगा, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए दूंगा, तूने मेरे को फ्यूचर में कार दे देना, दिस इज फ्यूचर कंसिडरेशन, ये भी ठीक है। अब आते हैं पास्ट कंसिडरेशन पे। पास्ट कंसिडरेशन के लिए वो क्या बोलते हैं कि द कंसिडरेशन इफ पास्ट मे बी द मोटिव बट कैन नॉट बी रियल कंसिडरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस, but in the event of a service being rendered in the past at the request or the desire of the promisor, the subsequent promise is regarded as an admission that the past consideration was not gratuitous। एक बार वापस से सब लोग ये लाइन पढ़ेंगे, ग्रीन वाली जो है ना हाईलाइटेड, ब्लू और ग्रीन, वो एक बार पढ़ेंगे, फिर अपन डिस्कस करते हैं, so that you can connect it properly। ए ने बी को क्या बोला, क्या तू मेरे को घर पेंट करके देगा, ठीक है। बी ने वो पेंट कर दिया, कुछ उनका कंसिडरेशन वगैरह की बात हुई नहीं थी, पहचान के थे, दोस्ती यारी में कर दिया बी ने पेंट, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ए ने बोला बी को कि भाई तूने ये पेंट किया था ना, तो मैं इसके बदले तेरे को ये पैसे देता हूं। यहां पर पास्ट कोई चीज के लिए कोई अगर कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो दैट कंसिडरेशन इज वैलिड, ओके। अभी यहां पर दूसरा एग्जाम्पल, पहला ये एग्जाम्पल, ए परफॉर्म सर्विस टू बी एट हिज डिजायर, आफ्टर अ वीक बी प्रॉमिसेस टू कंपेंसेट ए फॉर वर्क डन फॉर हिम, इट इज सेड टू बी अ पास्ट कंसिडरेशन। बट यहां पर क्या हुआ, ए को पेंट करवाना था, पर उसने बी को बोला नहीं था कि मेरे को पेंट करवाना है, बी ने अपने मन से, अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली ए को जो है पेंट करके दे दिया था। एंड बाद में बी अगर डिमांड कर रहा है कि मैंने तेको पास्ट में सर्विसेज दी थी, उसके लिए मेरे को अब कंसिडरेशन दे, तो ये यहां पर वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि दिस वाज नॉट एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। सिंपली पुट, पास्ट कंसिडरेशन तभी वैलिड रहेगा व्हेन इट इज एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। वो बोल रहे हैं in the event of service being rendered in the past at the request or desire of the promisor, subsequent promise is regarded as admission that past consideration was not gratuitous। मतलब पास्ट में कुछ किया था, वो फ्री में नहीं किया था, तो तभी मानेंगे जब when it was done at the desire of promisor। क्योंकि अगर इसने वॉलेंटरीली बी ने ए को कुछ दिया था तो इट विल बी कंसिडर्ड कि वो बी ने अपने इच्छा से फ्री में करने के मोटिव से करके दिया है, और अब वो बाद में कोई कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। 10 लाख की गाड़ी है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं 10,000 में बेच दूंगा तेको, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड रहेगा। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ये कहीं भी लॉ बोलता है जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चाहिए बस। एडिक्वेट होना, एग्जैक्ट सेम होना जो अपने को मिल रहा है उसके अगेंस्ट, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। It must be something which law would regard as having some value. Something in return need not be equal or equal to something given. But as an exception, if it is shockingly less and other party alleges that his consent was not free, it can be taken as evidence in support of his allegation. ए ने बी से नहीं किया, कार खरीदी जबरदस्ती, कोएर्शन से। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है। किसके ऑप्शन पर? बी के ऑप्शन पर, राइट। अब यहां पर बी गया कोर्ट में, बोले इसने मेरे से जबरदस्ती कार खरीदी। जज साहब बोलेंगे क्या सबूत है? ए ने कार खरीदी थी 10 लाख की 10,000 में,
यहां पर बी जो है वो ये अपने एलिगेशन के सपोर्ट में ये बोल सकता है, जज साहब देखो 10 लाख की कार थी, वो 10,000 में इसने खरीदी, मतलब इसने कोएर्शन में खरीदी है जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा वो एविडेंस, एज ए एविडेंस उसको बोल सकता है जज को। Inadequate consideration can be taken as evidence in support of his allegation. Next, performance of what one is legally bound to do. एक पर्सन की जो काम करने की कुछ ड्यूटी है, वो काम करने के लिए वो कुछ एडिशनल पैसे मांग रहा है, तो दैट वोंट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। एक डॉक्टर ने, ए ने बी को, नॉर्मली वो फीस चार्ज करता है 500 रुपए, ठीक है। बी ने प्रॉमिस किया ए को कि अगर तुमने मुझे ठीक कर दिया तो मैं तुमको 2,000 रुपए दूंगा। क्या ए ये 2,000 रुपए कोर्ट में जाकर के रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ कितने रिकवर कर सकता है? 500 रुपए ही रिकवर कर सकता है, जो उसकी ड्यूटी, जो उसका मतलब ड्यू बनता है। 500 रुपए में उसकी करने की ड्यूटी थी, राइट। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस इज वॉइड फॉर इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ए कोई केस में गवाह था, विटनेस था, उसने, उसकी ड्यूटी है कि उसने गवाही देनी चाहिए। अगर उसको सी बोलता है मैं देखो पैसे दूंगा, तू जाकर के गवाही दे, जो काम करना है वो काम करने के लिए सी जो है उसको प्रॉमिस करता है कुछ पैसे, और बाद में सी ने बोल दिया नहीं देता आप पैसे, तो क्या ए जाकर के सी से रिकवर कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैलिड प्रॉमिस, वैलिड कंसिडरेशन के अगेंस्ट नहीं है। But where a person promises to do more than is legally bound, it is a good consideration. ए ने, एक लॉयर था, उसने प्रॉमिस किया था अपने क्लाइंट को कि मैं तुमको जो है ये केस तुम्हारे लिए लड़ूंगा 10,000 रुपए में। उसने केस लड़ा, उसकी सर्विसेज दी। इसके अलावा ये लॉयर ने और उनको कुछ तो भी एक मैटर में हेल्प किया था, कुछ एफिडेविट, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बना करके दिए थे, जिसके लिए बी ने बोला कि मैं देखो ऊपर से 2,000 रुपए दूंगा। ये एडिशनल 2,000 ये अब वैलिड रहेगा क्या? ये वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज डन फॉर सम वर्क, कुछ तो वर्क के अगेंस्ट में ये किया गया है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। अगेन कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए, कुछ भी इल्यूजरी मतलब जबरदस्ती की हाइपोथेटिकल बातें नहीं होना चाहिए। अ मैन प्रोमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लाइफ अगेन। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं इसको वापस जिंदा कर दूंगा, राइट। ऐसी सारे प्रोमिसेस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। इट मस्ट बी समथिंग टू विच लॉ अटैचेस सम वैल्यू। लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल won't be a valid consideration. And last point, consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. क्या बोलते हैं वो? कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। जैसे ब्राइब लेना या कोई भी ऐसी चीज करना जो नॉर्मली पब्लिक कंडक्ट के अगेंस्ट है, वो सारे चीजें जो है वो सारी चीजें जो है दे कैन नॉट बी वैलिड कंसिडरेशन। sued by a third party, देखो ए और बी इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यहां पर किसी ने कोई ब्रीच किया, ए ने, बी ने, फॉर एग्जाम्पल ए ने ब्रीच किया, कोई तो भी गलत काम किया, तो ए को स्यू कौन कर सकता है? ए पे केस कौन कर सकता है? बी। बी ने कुछ गलत किया तो उस पर कौन केस कर सकता है? ए। बस दोनों पार्टी से एक दूसरे पर कर सकती है। कोई थर्ड पार्टी यहां पर कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी कैन स्यू अपॉन इट। बट ये वाले रूल के नहीं, क्या अपने को क्या दिए हैं? कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं लॉ में, जिसमें थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकता है। ये जो अपन ने बोला कि सिर्फ दोनों पार्टीज आपस में कर सकती है, इट इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो दो पर्सन के बीच में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है वही दोनों उसमें एनफोर्स कर सकते हैं, कुछ केस वगैरह कर सकते हैं, बट इट हैज फॉलोइंग एक्सेप्शंस। पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट,
ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, डायरेक्टली 7 मार्क्स के लिए आता है, आया तो। इन केस ऑफ ट्रस्ट, मिस्टर अमिताभ ने क्या किया, मिस्टर कपूर के साथ में एक ट्रस्ट बनाई। हर महीने वो उनको 5 लाख रुपए देते थे। किसके लिए? मिस आरू के लिए। बोले ये 5 लाख तुम्हारे पास में एज अ ट्रस्टी रखो, जब मिस आरू 18 साल की हो जाएगी तब उसको ये पैसे दे देना। ओके, अब क्या हुआ, यहां पर अमिताभ जी दे रहे थे उनको, उसके बाद में अमिताभ जी की फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई। कपूर साहब ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। क्या मिस आरू स्यू कर सकती है? वैसे तो देखे नॉर्मली तो नहीं कर सकती, बट लॉ ने अपने को बोला है कि इन केस ऑफ ट्रस्ट अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट। यहां पर मिस आरू मिस कपूर पर केस करके वो पैसा मांग सकती है, क्योंकि मिस आरू क्या है? बेनिफिशियरी है। इसके बेनिफिट के लिए जो काम किया गया था वो बेनिफिशियरी वो ट्रस्टी में है, एंड शी कैन स्यू। दूसरा, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, if the terms of the settlement are reduced into writing, members of the family who originally had not been parties may enforce the agreement. क्या बोलते हैं यहां पर? ए और बी दो भाई थे, इनका क्या हुआ? झगड़ा हो गया। उन्होंने क्या किए? बोले सेपरेशन कर दे। बोले ठीक है। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिख करके प्रॉपर्टीज डिवाइड कर ली, और दोनों ने प्रॉमिस किया कि दोनों जने हर महीने 20,000 रुपीज अपने मदर को देंगे फॉर हर मेंटेनेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? ए एंड बी के बीच में। रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग मतलब व्हेन द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग मतलब राइटिंग में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यहां पर ए या बी ने वो पैसे देने से अगर मना कर दिया तो यहां पर मदर भी स्यू कर सकती है उनमें से किसी को भी। अगेन मदर इज थर्ड पार्टी बट शी कैन स्यू। ये वो एग्जाम्पल बोलता है फैमिली सेटलमेंट के केस में। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर किसी पर्सन के बेनिफिट की बात हो रही है तो इन सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स वो पर्सन भी स्यू कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल अपने को दिया है, वो क्या बोलता है? मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को, मिसेस एक्स को सही से अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था। मिसेस एक्स झगड़ा करके वापस अपने पास किसके पास चली गई? फादर के पास में। बाद में मिस्टर एक्स को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, वो आया यहां पर फादर के पास में मिसेस एक्स के, बोले इसको वापस भेज दो, मैं इसको अब अच्छे से रखूंगा। फादर ने बोला ठीक है, अब अगर तूने कुछ गलत काम किया तो तू जो है मुझे 20 लाख रुपए देगा। अगर तूने इसको वापस से अब अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो तू 20 लाख रुपए देगा। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थोड़े टाइम बाद फादर की डेथ हो गई। मिस्टर एक्स वापस से मिसेस एक्स को परेशान करने लग गया। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था, बट मिसेस एक्स कैन ऑल्सो स्यू ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मिसेस एक्स के बेनिफिट के लिए ये किया गया था। A provision may be made for the benefit of a person, he may file a suit though he is not a party to the agreement. In case of assignment, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसी और को असाइन कर दिया है, उस केस में भी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के नाम पे उसने इंश्योरेंस लिया था इंश्योरेंस कंपनी से। अब ये ए ने क्या किया, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी अपने सन को, छोटे ए को असाइन कर दिया। अब यहां पर ये जो ए है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर स्यू कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइंड बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल। अब देखो यहां पर क्या बोलते हैं कि अगर असाइन कर दिया तो असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बट ये असाइनमेंट अपन ने जो अभी बात की ये पर्सनल स्किल का असाइनमेंट नहीं रहना चाहिए। ये वाला इंश्योरेंस कंपनी वाला असाइनमेंट ये चलेगा। दूसरा वाला, मिस्टर अरिजीत ने परफॉर्म करना था एक शो में, मिस्टर एक्स एक इवेंट ऑर्गेनाइजर था, उसको प्रॉमिस किया कि मैं परफॉर्म करूंगा। थोड़े टाइम बाद अरिजीत ने क्या बोला, मेरी जगह कौन परफॉर्म करेगा? मिस्टर अभिषेक।
उसने यहां पर असाइन कर दिया पर्सनल स्किल इन्वॉल्व वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये असाइनमेंट नहीं चलेगा। देन इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, देखो ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, अच्छा सॉरी ये पॉइंट रह गया, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, where the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would result in a binding obligation। अगर आपने एक्नॉलेजमेंट से बता दिया है ऐसा कि मैं पार्टी हूं टू अ कंसिडरेशन, तो वहां पर भी आप जो है फिर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी, यहां पर क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ पैसे देना था, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए। अब ए आया मिस्टर बी के यहां पर देने के लिए, बट मिस्टर बी घर पे थे नहीं। मिस्टर बी ने क्या बोला, मिस्टर सी मेरे नेबर है, आप उनको जो है पैसे दे दो। अब यहां पर ए ने मिस्टर सी को पैसे दे दिए, और सी ने नहीं क्या, फोन पे बोल भी दिया बी को कि हाँ भाई तुम्हारे लिए मैंने पैसे ले लिए हैं, ठीक है। अब सी ने पैसे ले लिए, बी आया वापस से सी के पास में पैसे मांगने को, बोले नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है। ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि सी ने पहले क्या किया था, एक्नॉलेज किया था कि हाँ मेरे पास पैसे है, मैं तुम्हारा एजेंट बोल करके पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। नाउ ही इज स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड बाय लॉ फ्रॉम डिनाइंग दैट फैक्ट। ऑनलाइन गाइज सब लोग यहां तक मेरे साथ है? ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, देखो इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर टाटा की दो लैंड थी, एक्चुअली एक ऐसी पूरी लैंड थी, उसमें दो पार्ट्स थे। उन्होंने ये मिस्टर किसको, अंबानी को बेचा, पर इसके साथ में क्या किया, एक कंडीशन डाली, एक कोवेनेंट डाला कि भाई इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्री, ये वाला पार्ट जो है आप इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके बाजू में एग्रीकल्चरल लैंड है, थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फ्लावर्स वगैरह है, वहां पर पोल्यूशन की वजह से ये लैंड खराब हो सकती है, तो आप ये वाली ए और बी में से ये बी वाली लैंड यूज नहीं कर सकते फॉर इंडस्ट्री। अंबानी जी ने वो समझ के खरीद लिया, हाँ बोले वो मैं एग्री करता हूं, खरीद लिया लैंड। अब अंबानी जी आगे वही वाला लैंड मिस्टर अडानी जी को बेच रहे हैं विद द सेम कंडीशन। अब अडानी जी ये दोनों भी लैंड इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर जो है इस केस में मिस्टर अंबानी भी स्यू कर सकते हैं इस अडानी जी पर फॉर दिस कोवेनेंट। एक्चुअल कंडीशन किसने डाली थी ये, मिस्टर टाटा ने, बट उनका जो सक्सेसर है, सेलर का सक्सेसर है, वो भी इसको क्या कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है, ठीक है। द पर्सन हु परचेजेस द लैंड विद द नोटिस दैट ओनर is bound by certain duties affecting the land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. All the successors are bound to it. ये प्रॉमिस जो हुआ था, ये जो मेन कंडीशन थी वो इन दोनों के बीच में हुई थी, बट यहां पर ये भी अडानी जी भी बाउंड रहेंगे वही कंडीशन से। एंड लास्टली कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, अपन आगे पढ़ेंगे एजेंसी में। प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया विद द थर्ड पार्टी, इट इज एज गुड एज एजेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के लिए ही किया है, तो वहां पर भले ही कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ, बट इस पे प्रिंसिपल भी स्यू कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट,
वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। देखो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते टाइम पर एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह सब में ये बेसिक चीज देखी थी कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट इसके भी अपने को लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि इन केसेस में आपका कंसिडरेशन नहीं भी रहा ना तो भी इट वुड बी व्हाट ट्रीटेड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल इज दैट अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट मे बी ओनली एनफोर्सेबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर, हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शन। सबसे पहला प्यार मोहब्बत, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर दो पार्टीज में आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वहां पर कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। बट इस चीज के लिए 4 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। कौन सी? मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। दूसरी कंडीशन, पार्टीज नियर रिलेशन में होना चाहिए एक दूसरे के। तीसरा, राइटिंग में होना जरूरी है वो वाला अग्रीमेंट। और चौथा, उस अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अंडर द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, एक अंकल ने अपने भतीजे को एक कार गिफ्ट कर दी, राइट? अंकल का शोरूम था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे को जो है कार गिफ्ट करता हूं, उसको राइटिंग में रजिस्टर करा के कर दिया। दिस इज कंप्लीटली वैलिड अग्रीमेंट। अगर बाद में अंकल मुकर गए तो यहां पर जो है जो नेफ्यू है वो स्यू कर सकता है। इट इज एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। जैसे हस्बैंड ने क्या किया, एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया कि टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ, हेल्ड दैट एग्रीमेंट वाज वैलिड। वैसे ही ए ने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अपनी बहू को क्या किया, नेकलेस गिफ्ट करने का वादा किया 5 लाख का। ए ने उसको राइटिंग में और रजिस्टर भी करा लिया, अग्रीमेंट कंप्लीटली वैलिड है। बहू जो है बाद में एनफोर्स करवा सकती है अगर ससुर मना कर दे पे करने से तो। दूसरा, कंसिडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। दिस इज काइंड ऑफ लिंक टू दैट पॉइंट, पास्ट कंसिडरेशन वाले पॉइंट से। प्रॉमिस टू कंपेंसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25। देखो, ए ने क्या किया था, बी के लिए कोई तो भी वॉलेंटरीली सर्विसेज दिया था, ठीक है, उसको पेंट करके घर दे दिया था वॉलेंटरीली। अब यहां पर इसके अगेंस्ट बाद में ए बी को बोले कि मैंने तेरे को पेंट करके दिया था, उसके अगेंस्ट तू मेरे को गुड्स बेच दे, क्या ये वैलिड रहेगा? ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इसने पहले ये सर्विस क्या दी थी, वॉलेंटरीली दी थी, ठीक है। अब वो उसके अगेंस्ट कोई चीज खुद से डिमांड नहीं कर सकता, बिकॉज इट वॉज नॉट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। बट यहां पर ए खुद से डिमांड नहीं कर सकता, बट बी की इच्छा हुई कि भाई इसने मेरे को पास्ट में कोई काम करके दिया था, उसके अगेंस्ट इसको मैंने पैसे देने चाहिए। और बी ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तेको, तूने पास्ट में काम किया था ना, मैं उसके अगेंस्ट तेको पैसे देता हूं। ऐसा प्रॉमिस अगर बी ने किया तो दिस प्रॉमिस इज कंप्लीटली वैलिड इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25(2). बट इसके लिए भी कुछ कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। पहला, सर्विसेज शुड बी वॉलेंटरीली रेंडर्ड। वॉलेंटरीली सर्विस दी गई थी। सर्विस किसको दी गई थी? प्रोमिसर को दी गई थी। ए ने बी को दी थी सर्विसेज। प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वेयर रेंडर्ड। ये सर्विसेज जो दी थी उस प्रोमिसर को दी थी एंड प्रोमिसर उस टाइम पर था एग्जिस्टेंस में। मतलब क्या बोल रहे हो, ए ने फॉर एग्जांपल बी को सर्विस दी और बाद में जो है बी का बेटा प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, तो यहां पर ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं रहेगा। एंड लास्टली, प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपेंसेट द प्रोमिसी। प्रोमिसर की वहां पर इंटेंशन थी कि मैं प्रोमिसर को कुछ पैसे दूंगा वापस से उसके अगेंस्ट। ये पॉइंट समझा क्या कि वापस बताओ?
एवरीवन ऑनलाइन? Yes, Sanika, it is creating legal obligation. In that case of natural love and affection. जैसे पी को आर का वॉलेट मिला था, आर ने प्रॉमिस किया कि मैं तेको उसके बदले 10,000 रुपए दूंगा. दिस इज कंप्लीटली अ वैलिड प्रॉमिस और वैलिड कंसिडरेशन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड प्रॉमिस रहेगा. तीसरा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट. ए ने बी को कुछ पैसे दिया था, वो 3 साल के अंदर रिकवर नहीं कर पाया. 3 साल के बाद में अपन ने बोला था टाइम बार्ड हो जाता है, राइट? अब वो आइडियली तो रिकवर नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल यहां पर उसने पैसे दिए थे 10,000 रुपए, पर यहां पर बी ने क्या किया, बी अच्छा आदमी था, उसने बोला मैं तेको वो पैसे वापस दे दूंगा. ऐसा ए को उसने प्रॉमिस किया. ये वाला प्रॉमिस इज कंप्लीटली एनफोर्सिएबल इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है, यहां पर कुछ कंसिडरेशन है क्या बी ने जो ए को प्रॉमिस किया उसके लिए? ये जो पहले 10,000 रुपए मिले थे वो तो अब लीगली रिकवर कर ही नहीं सकता हो, वो चीज तो चली गई. इसीलिए बी के प्रॉमिस को कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट स्टिल इट इज वैलिड प्रॉमिस. अच्छा, यहां पर एक चीज बताओ, 10,000 रुपए ए ने बी को दिया था, बी ने प्रॉमिस किया मैं तेको 6,000 रुपए वैलिड, मैं तेको जो है 6,000 रुपए रिटर्न करूंगा. तो अब इस केस में, और फिर बाद में ऐसा प्रॉमिस करके बी ने मना कर दिया, तो अब ए जो है वो कितना अमाउंट कोर्ट में जाकर के रिकवर कर सकता है? 6,000 ही रिकवर कर सकता है. जितना बी ने प्रॉमिस किया था उतना ही रिकवर कर सकता है. एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी. एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं. कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब क्या? अगेन बेसिकली विच इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. कंप्लीटेड गिफ्ट लगे तो वहां पर साइड में लिख लो. कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब जो कि राइटिंग में है एंड रजिस्टर्ड है. ये जो रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट अप्लाई टू कंप्लीटेड गिफ्ट्स. नथिंग इन दिस सेक्शन affect the validity as between donor and donee of any gift actually made. Thus, gifts do not require any consideration. देखो यहां पर गिफ्ट में नियर रिलेशन में नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कोई पॉइंट नहीं है, वो अलग पॉइंट है. गिफ्ट कोई भी किसी को भी दे सकता है, बस वो कैसा गिफ्ट चाहिए, इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. सिक्स्थ, बेलमेंट. बेलमेंट अपन आएंगे जब उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली क्या बोलते हैं वो, बेलमेंट एक ग्रेचुटियस भी होती है, एक नॉन ग्रेचुटियस भी होती है. नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने फ्रेंड को बी को 4 दिन के लिए अपनी बाइक दी यूज करने के लिए, ऐसे ही दोस्ती यारी में. यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली प्रॉमिस जो है वो वैलिड है इवन दो विदाउट कंसिडरेशन. नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर बेलमेंट. It defines bailment as the delivery of the goods one person to another for some purpose. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई चीज जो है बेसिकली डिलीवर की for some purpose and after that purpose is accomplished it will have to be returned. This is a contract of bailment. आएगा अपने को पूरा एक यूनिट ही है bailment पर. एंड लास्ट पॉइंट, चैरिटी. चैरिटी के केस में जो है आपको कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती. ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेको 10,000 रुपए दूंगा एज अ डोनेशन. दिस इज कंप्लीटली अ वैलिड प्रॉमिस, एनफोर्सेबल प्रॉमिस. इट डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग इन रिटर्न. अब यहां पर एक केस लॉ है कादरनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. यहां पर क्या हुआ था, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेको नहीं क्या 1 लाख रुपए दूंगा. इसके बेसिस पर क्या किया, बी ने टेम्पल में अपने कुछ रेनोवेशन करवा लिया, कुछ काम करवा लिया. बाद में ए ने वो अमाउंट देने से मना कर दिया. क्या बी ए पर केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इट वॉज अ वैलिड प्रॉमिस, एनफोर्सेबल प्रॉमिस.
यूनिट 2 एंड्स हियर। जनरली इसमें से मतलब जो क्वेश्चन है वो थियोरटिकल बन रहे हैं आजकल, बट अगेन केस बेस्ड भी आ सकता है। जनरली जो थियरी क्वेश्चंस आते हैं इट इज रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स। एक तो स्यूड बाय थर्ड पार्टी, उसके बाद में वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये दो फेवरेट है इंस्टीट्यूट के। प्लस कभी कभी ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, ऐसे एक दो पॉइंट्स भी वो 3-4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, बुक्स निकालिए। दिस इज योर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स।
नहीं कंचन, मतलब उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अबाउट इन राइटिंग, बट अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स में ही पढ़ा था कि मतलब इट्स बेटर टू हैव इट इन राइटिंग। तो प्रैक्टिकली वर्ल्ड में देखा जाए तो जनरली अगर कोई ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है तो राइटिंग में ही करते हैं वो लोग। ओके स्टॉप, हो गया क्या? क्या लिखा है आपने? प्रोविजन क्या लिखी है? स्टार्ट कहां से किया है? देखो कॉन्सेप्चुअली पहले देखते हैं। क्या लगता है, वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड डेट इज एनफोर्सिएबल इन लॉ, यस या नो? यस है। देखो हमेशा अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो स्ट्रक्चर आपका जो है सोचने का इसी तरीके से रखिए। पहले अपने को कॉन्सेप्ट समझ गया कि यस ये तो है, अब क्यों है तब जाना प्रोविजन पे। अपने को मेन एक बार आंसर मिल गया, तहां से अपन चले गए प्रोविजन पे। प्रोविजन क्या बोलती है कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट where there is an agreement made in writing signed by the debtor or by his agent to pay wholly or in part time barred debt, the agreement is valid and binding even though there is no consideration। बिना कंसिडरेशन के लिए भी टाइम बार्ड डेट पे करने का अगर कोई प्रॉमिस है, कोई अग्रीमेंट है, व्हेन इट इज मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट, उस केस में इट इज कंप्लीटली वैलिड एंड एनफोर्सिएबल इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। फैक्ट्स, अगेन क्वेश्चन का रिपीटेशन एंड कंक्लूजन। रेफरिंग टू द अबव प्रोविजंस, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन द पार्टीज पोस्ट टाइम बार्ड डेट इज वैलिड, so Mr. G is bound to pay the agreed amount to Mr. Y provided above mentioned conditions are fulfilled। ठीक है, प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन या कंक्लूजन, ये फॉर्मेट हमेशा आपको केस लॉ वाले इसमें फॉलो करना ही है। जो भी क्वेश्चन अपन क्लास में कर रहे हैं एक बार ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है या अपना बिल्कुल ही मैचिंग नहीं है, तो वापस से घर पे जाके सेम क्वेश्चन को आपको वापस एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस अगेन आई एम रिपीटिंग, करने में बहुत टाइम लगता है, बोर होता है, अरे यार हो जाएगा, क्लास में भी रोज 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 अपन करते ही जाएंगे, बट यही छोटी 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 प्रैक्टिस ही एड्स अप टू द डिफरेंस इन द एंड। मंडे को ये आपकी कलेक्ट कर लेना शब्द की क्वेश्चन बैंक्स जो है, आई थिंक आपके पास में तो रहेगी, इसके पास में नहीं है, मंडे को ऑफिस से कलेक्ट कर लेना, आओगे या जाओगे जब, क्वेश्चन बैंक। मीनवाइल आपको कल के लिए मैं यूनिट नंबर 1 का तो आपको भेजा है, यूनिट नंबर 2 का भी पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए यूनिट नंबर 3 चालू करते हैं, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये वाले यूनिट में हमको क्या क्या कवर्ड है? अपन ने चैप्टर 1 में देखा था देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड कहलाए जाने के लिए उसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी है, कुछ जो सेक्शन 10 में दिए हुए थे, कुछ जो नहीं दिए थे। उसमें से 4 मेन एलिमेंट्स जो है वो अपने को सिर्फ इस यूनिट में एक्सप्लेन किए गए हैं। कौन से? पहला कैपेसिटी, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, एंड चौथा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। उसके फर्दर क्लासिफिकेशन, कैपेसिटी में अपने को 3 चीजें थी कि पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। फ्री कंसेंट में कोयर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक।
एंड लॉफुल कंसिडरेशन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड में फर्दर देयर आर पॉइंट्स विच वी विल बी कवरिंग। चलते हैं एक एक पर। सबसे पहली चीज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या फिर एलिजिबिलिटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट की। तीन थी अपने पास में कंडीशन। पर्सन क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, दैट इज 18 प्लस, 18 और अबव। दूसरा साउंड माइंड का, स्टेबल माइंड का होना चाहिए। एंड तीसरा स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड नहीं रहना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। एज ऑफ मेजॉरिटी, अगेन वही रिपीटेशन कि जहां पर भी है वो एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, यहां पर अपन इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिया के लॉ में हिसाब से एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, 18 years of age and not before. So person less than that age even by a day would be minor for contracting. माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट void ab initio रहेगा. This is the basic thing. Contract made with the minor with or by the minor is void ab initio. माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसके साथ में किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग क्या रहेगा, void ab initio. It would be invalid from the beginning. माइनर को नहीं, क्या हर एक एंगल से जो भी है जहां पर भी है माइनर को हर तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। माइनर की अगर बेनिफिट की बात आती है तो वो लॉ बोलता है उसको मिलना चाहिए, बट माइनर के कहीं भी नुकसान की, कोई लायबिलिटी की बात आती है तो वहां पर माइनर बिल्कुल भी लायबल नहीं रहेगा। माइनर से उसी से रिलेवेंट अपने को बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। जनरली एक आधा क्वेश्चन हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में इसमें से आता ही है। ये जो अपने को माइनर से रिलेटेड कुछ 10, 12, 15 पॉइंट्स है, इसको मार्क कर लेना, इसमें से एक आधा क्वेश्चन जनरली अल्टरनेट अटेम्प्ट में बनता है। अब ये मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदा दास घोष, ये वाला जो केस लॉ था ना, इसमें क्या हुआ था देखो अभी माइनर का पोजीशन कितना डेंजर है। मिस्टर डी अ माइनर मॉर्गेज हिज हाउस फॉर 20,000 टू मनी लेंडर। एक माइनर ने अपना घर गिरवी रख दिया एक लेंडर के पास में, लेंडर ने उसको क्या किया, 8,000 रुपए दे दिया, ठीक है। बाद में माइनर ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया, केस कर दिया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराओ, ठीक है। अब कोर्ट ने बोला माइनर ने ये जो गिरवी रखा है वो तो रख ही नहीं सकता क्योंकि वो माइनर है, तो ये वैलिड नहीं है, जो उसने जो ये मॉर्गेज किया ना वो मॉर्गेज वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अच्छा ये 8,000 का क्या होगा फिर, जो उसने माइनर को दिया वो भी माइनर रिटर्न करने के लिए लायबल नहीं है। अगर माइनर के पास में वो पैसा है तो ठीक है, कोर्ट शायद उसको डिपेंडिंग ऑन द केसेस बोल सकता है रिटर्न दे दे, बट माइनर ने अगर वो खर्चा कर दिया है, अपने को स्पेसिफिक पॉइंट और भी है इसके बारे में आगे, माइनर ने अगर वो खर्चा कर दिया है तो माइनर को लायबल नहीं किया जा सकता। हेल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड as D is minor and therefore he is not liable to pay anything to the lender. दूसरा, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर माइनर ने जब माइनर था तब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में मेजर होने के बाद में बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करता, तो भी वो वैलिड नहीं रहेगा। अपने को जो एग्जाम्पल दिया है, ए ने बी को प्रॉमिस किया, एक प्रॉमिसरी नोट दिया कि आई प्रॉमिस टू पे बी 5,000 रुपीज। ये कब, जब ए माइनर था, तो ये वैलिड रहेगा क्या प्रॉमिसरी नोट, नहीं में रहेगा, क्योंकि यहां पर माइनर जो है कर ही नहीं सकता। अब क्या हुआ, मेजर होने के बाद में ए ने ये रैटिफाई कर दिया, बोले मैंने वो पहले प्रॉमिसरी नोट दिया था उसको मैं रैटिफाई करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। क्या यहां पर ये रैटिफिकेशन वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, अगर ए ने इसके जगह पर एक नया प्रॉमिसरी नोट बना दिया, ए ने यहां पर एक नया न्यू प्रॉमिसरी नोट बना दिया, तो क्या ये नया वाला प्रॉमिसरी नोट वैलिड रहेगा क्या, मेजर रहेगा, प्रॉमिसरी नोट वैलिड रहेगा, बट यहां पर दूसरा कोई अपना एलिमेंट मिस हो जा रहा है, दैट इज कंसिडरेशन। नया वाला प्रॉमिसरी नोट काय के लिए दे रहा, उसके अगेंस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं, यहां पर नया वाला भी इनवैलिड रहेगा। न्यू प्रॉमिसरी नोट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन इज ऑल्सो वाइड बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। तीसरा, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
माइनर के बेनिफिट की जहां पर भी बात आती है माइनर उसको एनफोर्स कर सकता है, भले ही वो माइनर है। इसलिए माइनर दो नॉट कॉम्पिटेंट, नथिंग प्रिवेंट्स माइनर फ्रॉम मेकिंग अदर पार्टी बाउंड टू हिम। अगर माइनर को किसी ने प्रॉमिसरी नोट दिया है, मिस्टर ए ने माइनर को बोला कि आई प्रॉमिस टू पे माइनर, जो भी है, माइनर उसको एनफोर्स कर सकता है। प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड, कैन बी स्यूड अपॉन हिम। वैसे ही पार्टनरशिप में माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनर जो है, पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बट पार्टनरशिप में सिर्फ बेनिफिट्स के लिए माइनर को एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। चौथा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। एक और डेंजर पॉइंट, माइनर क्या है, कभी भी अपनी माइनॉरिटी का हवाला देकर के छूट सकता है। ए ने, माइनर ने, इधर देखते हैं, माइनर ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, बी से पैसे लिया उधार 10,000, क्या बोल करके कि मेरी एज 20 ईयर्स है। बाद में जब बी पैसे लेने आया तो बोला अरे नहीं नहीं मैं तो माइनर हूं, एक्चुअली वो था 17 साल का। बी कोर्ट में गया, कोर्ट में भी माइनर ने बोला नहीं नहीं मैं तो माइनर ही हूं। यहां पर बी के पास में कोई रास्ता नहीं है, भले ही इसने पहले फ्रॉडुलेंटली लिया था, बट स्टिल यहां पर माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, नॉट स्टॉप्ड टू डू सो इवन वेयर he has taken any loan or entered into any contract falsely representing that he was major. Rule of estoppel cannot be applied against minor. मतलब पहले तूने बोला था तू 20 साल का है तो अब तू 20 साल का ही मानेंगे, ऐसा एस्टॉपल का प्रिंसिपल उसके माइनर के अगेंस्ट नहीं लगाया जा सकता। ये वही वाला पॉइंट जो अपन बोल रहे थे, अगर माइनर ने वो पैसा स्पेंड नहीं किया है तो कोर्ट उसको बोल सकता है भाई वो पैसा पड़ा है वो उसको दे दे, बट अगर माइनर ने स्पेंड कर दिया है तो माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है, इवन दो ही हैज रिसीव्ड द सेम बाय फ्रॉड। पांचवा पॉइंट, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। मल्टीपल क्वेश्चंस बने हैं इस पॉइंट से। लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज क्या बोलते हैं वो, अगर कोई पर्सन ने, ए ने माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई की है, सिर्फ माइनर को ही नहीं, माइनर या माइनर पे डिपेंडेंट कोई पर्सन है जिसको माइनर लीगली सपोर्ट करने के लिए बाउंड है, उसको या माइनर को कोई पर्सन ने नेसेसरी सप्लाई की है, तो उसके लिए वो पर्सन रिकवर कर सकता है पैसे, ठीक है। बट वो पैसे कहां से रिकवर करेगा, माइनर से पर्सनली कर सकता है क्या, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से कर सकता है, माइनर की अगर कोई एस्टेट है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें से ही वो पैसा रिकवर कर सकता है। केस ऑफ नेसेसरी सप्लाइड टू माइनर, अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड इज एनफोर्सिएबल बट माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज। नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। एक और पॉइंट ये क्या बोलते हैं, ए ने माइनर को कोई तो भी नेसेसरी सप्लाई की थी, माइनर खुश हो गया, ए ने वैल्यू कितनी की सप्लाई की थी, 10,000 की, नेसेसरीज कुछ तो भी सप्लाई की थी, माइनर खुश हो गया, खुश होकर के क्या बोला, मैं आपको अंकल 20,000 रुपए दूंगा। तो क्या ए एस्टेट में से 20,000 रुपए रिकवर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही रिकवर कर सकता है। माइनर ने कुछ भी प्रॉमिस किया वो वैलिड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक ही, जो एक्चुअल वैल्यू है नेसेसरीज की, वहां तक ही रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ए ने माइनर को 10,000 की नेसेसरी सप्लाई किया और माइनर की एस्टेट थी सिर्फ 5,000 की, ठीक है। अब बताओ, माइनर ने प्रॉमिस किया था ए को कि मैं आपको 10,000 रुपए पे करूंगा। अब ए जो है वो माइनर से कितना रिकवर कर सकता है, 5,000, आपका 5,000 ऑनलाइन गाइस क्या बोलते हो, 5,000, 5,000, ओके करेक्ट।
5,000 ही वो रिकवर कर सकता है जितनी माइनर की एस्टेट है। अब नेसेसरीज मतलब क्या है यहां पर? नेसेसरीज के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। नेसेसरीज अपन सिर्फ उसी चीज को बोल सकते हैं जो कि सही में रीजनेबली नेसेसरी टू सपोर्ट इन हिज स्टेशन इन लाइफ। एक्चुअली उसके लाइफ में वो चीज नेसेसरी होनी चाहिए। दूसरा, ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई नहीं होना चाहिए उस चीज का माइनर के पास में। अगर माइनर के पास में ऑलरेडी वो चीज सफिशिएंट में है तो फिर इट इज नॉट अ नेसेसरी, राइट? मतलब नेसेसरी है बट माइनर के पास में है वो ऑलरेडी, तो ये दो चीजें फुलफिल होना जरूरी है। अब नेसेसरीज मतलब कुछ भी, अब वो देखो माइनर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बेबी के लिए बेबी फूड ये नेसेसरी है, टॉयज माइट बी ए नेसेसरी, बट 16 साल के लिए एक बच्चे के लिए बेबी फूड माइट नॉट बी अ नेसेसरी। उसके लिए ट्यूशन के लिए कुछ लैपटॉप वगैरह दैट माइट बी अ नेसेसरी, राइट? जो कि 2 साल वाले बच्चे के लिए नेसेसरी नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द माइनर. It cannot include luxuries, unnecessary articles. All such things reasonable person would supply to an infant in that class of society to which infant belongs would be necessary. वैसे ही माइनर के एजुकेशन पर, फ्यूनरल सेरेमनीज पर कोई भी खर्चा किया गया तो वो नेसेसरीज में आएगा. होल क्वेश्चन इज अपॉन माइनर्स स्टेटस इन लाइफ. यूटिलिटी रादर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरियन. मतलब क्या चीज है वो नहीं, एक्चुअली उस चीज की क्या यूटिलिटी है माइनर को, वो देखा जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार एनफोर्सेबल. गार्जियन मतलब कौन? माइनर के बिहाफ पर कोई पर्सन जो एक्ट कर सकता है, जिसको कोर्ट ने बोला है आप इसके बिहाफ पर एक्ट कर सकते हो, दैट इज अ गार्जियन. क्या माइनर के बिहाफ पर उसका गार्जियन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं. कोई भी अपने मन से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा गार्जियन तो वो नहीं चलेगा. दो अ माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड, हिज गार्जियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ. गार्जियन माइनर के बिहाफ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है बट सब कुछ नहीं कर सकता. वेयर अ गार्जियन which is within his competence for the benefit of minor will be a valid contract which minor can enforce. जो कोर्ट ने परमिशन दी है गार्जियन को ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, जो उसके कैपेसिटी में है वो माइनर के बिहाफ पर वो कर सकता है और उस केस में माइनर थर्ड पार्टी के साथ में उसको एनफोर्स भी कर सकता है. ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड, गार्जियन has no power to bind a minor for purchase of immovable property. जनरली गार्जियन माइनर के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करने का ट्रांजैक्शन एंटर नहीं कर सकता, बट कोर्ट से परमिशन लेकर के माइनर के बिहाफ पर उसकी कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू by a certified guardian appointed by court of a minor with the sanction of court for sale of minor's property may be enforced by either party to the contract. यहां तक सब है क्या मेरे साथ? ऑनलाइन गाइस, ओके. नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या? कंचन आपका वो पुराना पिछला वाला डाउट सॉल्व हुआ ना? ओके. नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या बोलते हैं वो? माइनर्स अग्रीमेंट बीइंग वॉइड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. कभी कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को ये चीज बेचूंगा, बाद में उसने मना कर दिया, तो बी कोई कोई केसेस में कोर्ट में जाकर के बोल सकता है कि कोर्ट जज साहब ए को बोलो कि वो ये परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली. ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माइनर के अगेंस्ट डिमांड नहीं किया जा सकता क्योंकि माइनर के साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट पहले इन द फर्स्ट प्लेस वॉइड ही है. इंसॉल्वेंसी, माइनर को इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि माइनर डेट सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो फिर इंसॉल्वेंसी की बात उसकी आती ही नहीं है. पार्टनरशिप, अगेन माइनर जो है पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता बट पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. पार्टनरशिप के बेनिफिट मतलब फॉर द शेयर, फॉर द प्रॉफिट्स, ऑल दीज
थिंग्स। माइनर एजेंट बन सकता है क्या? प्रिंसिपल कोई ऐसा उसका एजेंट माइनर बन सकता है क्या? देखो लॉ बोलता है एजेंट बन सकता है माइनर, कोई प्रिंसिपल का एजेंट जो है माइनर बन सकता है, बट माइनर अपने प्रिंसिपल को कोई भी काम के लिए लायबल नहीं रहेगा, मतलब उसको एजेंट बनाने का कोई फायदा नहीं। प्रिंसिपल ने बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको 10,000 में बेच दे, माइनर ने 200 रुपये में बेच दिया, तो प्रिंसिपल कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल, बट उसके सारे किए गए एक्ट के लिए प्रिंसिपल बाइंड रहेगा। इसका मतलब माइनर को बना करके कोई फायदा नहीं है एजेंट। माइनर अपने पेरेंट को, गार्जियन को भी बाउंड नहीं कर सकता। मतलब कोई माइनर कोई शोरूम में गया और कार खरीद कर लेकर आ गया, बोले पैसे पप्पा देंगे, तो क्या पापा यहां पर पैसे देने के लिए बाउंड हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑथोरिटी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, इन्फेंट इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्जियन इवन फॉर नेसेसरीज। इट इज लायबल ओनली व्हेन चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स। हाँ, अगर पापा ने स्पेसिफिकली ऑथोरिटी दी थी माइनर को कि जा कार के शोरूम में कोई भी कार खरीद ले, मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, वहां पर फिर ये वैलिड रहेगा, यहां पर पापा वुड बी बाउंड टू पे। ठीक है, कार के लिए एग्जैक्टली वैसे ऐसे माइनर को नहीं बेच सकते, बट इन जनरल कोई ऐसा स्टोर पे, समझो कोई ग्रोसरी स्टोर पे से कुछ सामान लेके आ गया माइनर, वैसे केसेस का यहां पर कवर्ड है। देन जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। अगर कोई एडल्ट प्लस कोई माइनर ने जॉइंटली मिलकर थर्ड पार्टी के साथ में, मेजर कोई पार्टी है उसके साथ में, अडल्ट के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा? वो बोलते हैं माइनर लायबल नहीं रहेगा, बट अडल्ट पूरा लायबल रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। इन सेनदास वर्सेस रामचंद, वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेन द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर। यहां पर क्या हुआ था? एक मिस्टर ए थे, एक मिस्टर एम माइनर। मिस्टर ए ने क्या सोचा, एक काम करता हूं मैं माइनर के साथ में मिलकर नहीं, क्या थर्ड पार्टी से एक चीज परचेज कर लेता हूं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूं, जब वो पैसे मांगने आएगा तब मैं बोल दूंगा कि मैं तो माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो यहां पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में जब वो पैसे मांगने आया थर्ड पार्टी, तो बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मेरे साथ में माइनर भी इन्वॉल्व है इसमें। वहां पर कोर्ट ने बोला कि माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है, बट अडल्ट ए वुड बी रिस्पॉन्सिबल फुल्ली। Then surety guarantor for a minor in a contract of guarantee, when an adult stands surety for the minor, then adult himself would be liable to the third party. A ने B को श्योरिटी दिया, किसके लिए? कोई माइनर के लिए, कि भाई आप इससे ट्रांजैक्शन कर लो, मैं अगर उसने पैसे नहीं दिया तो मैं पैसे दे दूंगा। ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो यहां पर ये जो पर्सन है ना जिसने गारंटी दी है, जो श्योरिटी है, वो पर्सनली डायरेक्टली लायबल रहेगा बी को, क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है क्या कोई कंपनी में? क्या लगता है? देखो अगेन शेयर होल्डिंग जो है ना, शेयर होल्डर बनना, ये अगेन मेंबरशिप, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगेन बाय डिफॉल्ट तो माइनर जो है शेयर होल्डर नहीं बन सकता। माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। पर गलती से अगर वो मेंबर बन गया बाय ओवरसाइट कभी कुछ, तो कंपनी कोई भी टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। बट minor acting through his lawful guardian become a shareholder of fully paid shares to him. माइनर वो क्या बोलते हैं, माइनर अपने गार्जियन के थ्रू शेयर होल्डर बन सकता है, गार्जियन के नेम में शेयर होल्डर खरीद सकता है, बट ओनली कौन से? फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप क्यों बोल रहे हैं यहां पर? क्योंकि अगर कुछ अमाउंट बाकी है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, उस पर 7 रुपए ही पेड है, 3 रुपए पे करना बाकी है, बाद में माइनर ने बोला नहीं पे करता, क्या करेगी कंपनी? कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए
फुल्ली पेड अप है, अगर पूरे 10 रुपए पेड है तो ही उस पे ही माइनर जो है मेंबर बन सकता है, वो भी थ्रू गार्जियन। एंड लास्ट चीज जहां पर माइनर की थोड़ी सी आखिरकार एक जगह पर लाइबिलिटी आती है, दैट इज लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। ये क्या बोलता है? टॉर्ट मतलब क्या होता है? इट इज अ सिविल रॉन्ग। माइनर अगर जबरदस्ती किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी के साथ में फुकट अपन काड़िया जिसको बोलते हैं वो कर रहा है, और किसी को नुकसान पहुंचा रहा है जबरदस्ती, तो वहां पर पब्लिक रॉन्ग कर रहा है, तो उस केस में माइनर की लाइबिलिटी आएगी। tort is a civil wrong, minor is liable for tort unless tort is in reality a breach of contract। tort मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करना, ये पब्लिक रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, और कुछ उसके अलावा उसने अगर कुछ ऐसी जाते आते किसी के भी गाड़ी पर स्क्रैच कर दे रहा है, किसी का कोई नुकसान कर दे रहा है जबरदस्ती, ऐसा वो लाइबल रहेगा। जैसे माइनर ने बोरो किया हॉर्स राइडिंग करने के लिए किसी से, और अपने फ्रेंड को दे दिया, वो फ्रेंड ने वो हॉर्स को कहीं से ऊंची जगह से कुदा दिया, वो हॉर्स को बेचारे को इंजरी हो गई, अब माइनर यहां पर लायबल रहेगा। सिमिलरली माइनर वाज हेल्ड लायबल फॉर फेलियर टू रिटर्न इंस्ट्रूमेंट विच ही हैड हायर्ड एंड पास्ड ऑन टू अ फ्रेंड। अपने यूज के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और किसी और को दे दिया, अगेन यहां पर वो लायबल रहेगा। चलिए 2 पॉइंट क्विकली कवर करते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो पहला देख लिया अपन ने, एज ऑफ मेजॉरिटी। दूसरा क्या है एलिजिबिलिटी के लिए? कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब स्थिर बुद्धि का, प्लस वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के नुआंसेस, इंप्लीकेशंस अपने ऊपर समझने के लिए उस स्टेट में होना चाहिए, कि वो सारे इंप्लीकेशंस कॉन्ट्रैक्ट का अपने ऊपर क्या असर होगा, अपन कौन से ऑब्लिगेशंस में एंटर कर रहे हैं, ये सब प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के स्टेट में है एंड रैशनल जजमेंट बनाने के स्टेट में है, तो ही वो साउंड माइंड का है ऐसा माना जाएगा। इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को बीच में दौरे पड़ते हैं, राइट? जो पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, हो सकता है कि एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है बट बीच बीच में ठीक हो जाता है, ठीक है? तो जब वो ठीक रहता है ना, उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट नॉर्मली कोई पर्सन अगर साउंड माइंड का है, बीच बीच में उसको दौरे आते हैं, बीच बीच में वो अनसाउंड हो जाता है, जब वो अनसाउंड माइंड का है तब वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वैसे ही कोई पर्सन हु इज डेलेरियस फ्रॉम फीवर, डेलेरियस फ्रॉम फीवर मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी, अगर बहुत ज्यादा अपने को बुखार वगैरह हो जाए तो उस केस में अपने को कुछ समझता नहीं, कुछ सूझता नहीं, क्या कौन बोल रहा, राइट? तो ऐसा भी स्टेट जो है इट इज ऑफ अनसाउंड माइंड का स्टेट। या फिर ड्रंक है कोई पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड है, जो कि अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट नहीं समझ सकता है जल्दी से, ही कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट वाइल सच डेलेरियम और ड्रंकनेस लास्ट्स। ऐसे पर्सन के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे? वॉइड रहेंगे। एंड लास्टली अगर स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड कोई पर्सन है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर एंड अनसाउंड माइंड के अलावा देयर आर सर्टन अदर पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। अब ये इनकॉम्पिटेंसी जो है, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है, वो कैसे आ सकता है? बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल स्टेटस, आप कौन से कंट्री के हो, प्लस कॉर्पोरेट स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, इसके हिसाब से। जैसे फॉरेन सोवरेन्स, फॉरेन के कोई रूलर्स वगैरह, वो डिस्क्वालिफाइड होते हैं बहुत सारे चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट करने से। फॉरेन के एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मतलब ऐसी कंट्री का पर्सन जिस कंट्री के साथ में अपने कंट्री का वॉर चल रहा है। कॉर्पोरेशन, कन्विक्ट्स, मुजरिम, इंसॉल्वेंट पर्सन एक्सेट्रा, ये सब डिस्क्वालिफाइड है। कुछ कुछ कॉर्पोरेशंस भी होते हैं, कोई कोई कंपनी होती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया है लॉ में। ऑल दोज वुड बी बार्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। चलिए ब्रेक लेते हैं छोटा सा 5-10 मिनट का, वी विल कंटिन्यू।